राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई रोके रास्ता तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के लेसन 1 का अध्ययन करेंगे। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2023-24 के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें हमें लेसन 1 यानी जो हमारी वास्तविक संख्या थी, तो सबसे पहले हमें उसमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का अध्ययन करना पड़ता था। ठीक है, तो अब उसको जो है हमारे नए सिलेबस से हटा दिया गया है और अब हमें जो वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करना है वो हमें करना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, यानी जो हमारा 1.1 था, 1.1 प्रश्नावली थी पहले, उसी का क्या गया है, हटा दिया गया है। और अब हम स्टार्टिंग करेंगे 1.2, यानी जो हमारी पुरानी बुक है, जो हमारा पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हम 1.2 का अध्ययन करेंगे और जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो कितना है, 1.1 है। ठीक है, तो 1.1 यानी जो हमारे नए सिलेबस के अनुसार है उसमें हमें अध्ययन करना है गणित की आधारभूत प्रमेय से, जो है इसका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो गणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या, यानी हमारी भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर कोई भी भाज्य संख्या है तो उसे हम उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और इन अभाज्य गुणनखंडों का जो क्रम होता है ये अद्वितीय होता है। ठीक है, इन जो अभाज्य संख्याओं का जो क्रम होगा ये अद्वितीय होता है। तो इस प्रमेय में क्या बताया गया कि अगर कोई भी भाज्य संख्या है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रमेय को देखते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, किसके गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसके बाद यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी यह गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है,
किसी भी भाज्य संख्याओं को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम क्या करते हैं, एक भाज्य संख्या ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक भाज्य संख्या ली गई है 40। ठीक है, 40 क्या हमारी एक भाज्य संख्या है। हम इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करना आप सभी ने इससे निचली कक्षाओं में सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम गुणनखंड कैसे करेंगे, मान लो हमें 40 का गुणनखंड करना है, तो ये हो गया 40, इस तरह से इसको लिखा जाता है। फिर ये देखा जाता है ये कितने से कटेगा, तो 40 को हम सबसे छोटी संख्या जो होगी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 40 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20, और फिर इसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो आ जाएगा 10। फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और अगर 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, यानी हमने इसको 2 से भाग दिया 40 को तो आ गया 20, फिर 20 को 2 से भाग दिया आ जाएगा 10, और फिर 10 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5, और 5 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। यानी अगर हम इस गुणनखंड को, अगर हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड को लिखते हैं अभाज्य खंड के रूप में, तो हमें मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ये इतना मिल गया। और जब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 कितनी बार है, 3 बार दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और फिर गुणा करके हो जाएगा 5 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार, तो 5 की घात 1। ठीक, यानी हम इस 40 को इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड में कितने मिले, 2 और 5। भाज्य और अभाज्य संख्या आप सब लोग पढ़ ही चुके हैं इससे पहले कक्षाओं में एक बार, लेकिन हम फिर से जान लेते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाज्य वे संख्या होती हैं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या है। और अभाज्य क्या होता है, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिनके 1 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, वे अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 40 का गुणनखंड किया तो हमें मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। तो यहाँ पे 40 एक भाज्य संख्या थी, लेकिन जब इसका हमने गुणनखंड किया तो इसको अभाज्य रूप में लिखा गया, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 40 को यानी एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उम्मीद है कि आप सभी को गणित की आधारभूत प्रमेय समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 पर। हमारी 1.1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक, तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है हमें, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहले हमें दिया गया है 140, तो 140 को हम सॉल्व करते हैं, इसका गुणनखंड किया जाए। अब तो प्रश्न हमारा क्या है, 140, हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हल हो जाएगा। गुणनखंड करना आप इससे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इस तरह से एक लाइन खींच ली जाती है और यहाँ पे इस संख्या को लिख लिया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 140। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें उस छोटी से छोटी संख्या को पहले लिखना है जिससे ये क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 140 सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाजित होगा या नहीं। तो कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है, तो कोई भी संख्या 2 से विभाजित तब होगी जब उस संख्या का इकाई का अंक यानी उस संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8
अगर ये संख्याएं इकाई के स्थान पर विद्यमान हैं तो बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। तो इस 140 का जो इकाई का अंक है वो है 0, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम 140 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? अगर 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल अगर हम 7 बार ले जाएंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7, और ये जो 0 है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, यानी अगर हम 140 को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। इसके बाद फिर से लास्ट में 0 है, यानी इकाई का अंक 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे? फिर से 2 से विभाजित करेंगे, तो अब हमें कितना मिल जाएगा? 35। ठीक है, 70 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा। अब इसके बाद इसके लास्ट में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है। इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 3। 3 से हम देखेंगे ये विभाजित होगा या नहीं। तो कोई संख्या 3 से विभाजित कब होती है? जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो दी गई संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनके अंकों का योग निकालें तो 5 और 3 हो जाएगा 8। तो 8 जो है वो 3 से विभाजित नहीं हो सकती है, इसलिए 35 को हम 3 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 5। तो 5 से कोई संख्या विभाजित कब होती है? जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो दी गई संख्या हमारी 5 से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 तो नहीं है लेकिन 5 है, इसका मतलब ये क्या होगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से इसको हम विभाजित करेंगे, तो अगर हम 35 को 5 से विभाजित करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब फिर से हम 7 को डिवाइड करेंगे, तो 7 एक अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से विभाजित होगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा 7, और लास्ट में हमें मिल जाएगा कितना? 1 यहाँ पर मिल जाएगा। और जब गुणनखंड करते करते हमें 1 मिल जाए तो वहीं पे हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी हमने क्या किया? 140 का जब गुणनखंड किया, किसका? 140 का जब गुणनखंड किया गया तो हमें कितना मिला? हमें यहाँ पर मिला है 140 का गुणनखंड करने पे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 140 का जब हमने गुणन किया तो हमें यहाँ पे कितना मिला है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये हो गया हमारा साधारण गुणनखंड। और क्योंकि इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दिखाना है तो हम क्या करेंगे? हमें जितनी भी संख्याएं मिली हैं उन्हें हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 140, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2, और फिर गुणा हो जाएगा 5 कितनी बार है? 5 एक बार है, तो 5 की घात 1, और फिर गुणा हो जाएगा 7 कितनी बार है? 1 बार, तो 7 की घात 1। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। तो यानी 104, तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड, यानी जो हमारा आंसर आएगा यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड किसका? 140 का। 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिल जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो ये हो गया पहले पॉइंट का आंसर। 140 का कितना मिल जाएगा हमें? 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। उम्मीद होगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा 156 का हमें गुणनखंड करना है। तो आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1
में हमने किया था, इसको इस तरह से लिख लिया गया, ये हो जाएगा 156। ठीक, अब डिवाइड करना है, भाग देना है, तो देखेंगे सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी। तो पहले हम 2 लेते हैं, 2 से ये डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 2 का जो रूल बताया गया था, इसमें 0 2 4 6 8 लास्ट में होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। तो यहाँ से हम इसको 2 से विभाज्य करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से जब 15 में भाग किया जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 15 में से हम 14 को माइनस करेंगे, क्योंकि 7 गुणे 2 7 दूनी 14 होता है। 14 को 15 में से माइनस किया जाएगा, बचेगा 1 और इस 16 को हम बचेगा 1 और उस 1 और 6 को जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 16। 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। यानी 156 में 2 से डिवाइड करने पर हमें कितना मिल गया है, 78। फिर से इसके लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो सकता है। तो फिर से हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो अब ये कितनी बार जाएगा, 2 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार गया, शेषफल बचेगा 1 और 1 को 8 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18। यानी अब ये 2 से डिवाइड होगा 9 बार। ठीक, अब हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 39। तो 39 तो अब 2 से डिवाइड हो नहीं सकता है, तो हम अगली अभाज्य संख्या लेंगे 3। 3 से कोई भी संख्या विभाजित कब होती है, जब उसमें अंकों का योग 3 से कट जाए। तो अंकों को अगर हम इनको जोड़ें, 3 और 9 को जब जोड़ा जाएगा तो 3 और 9 होता है 12, और 12 हमारा 3 से विभाज्य हो सकता है। ठीक है, 12 हमारा क्या हो सकता है, 3 से विभाज्य हो सकता है। तो इसलिए हम इसको जब 3 से विभाज्य करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 एकम में 3 और 3 त्रिक 9। ठीक है, अब यहाँ पे मिल गया कितना, 13। तो 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये सिर्फ स्वयं से विभाजित होगी और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 13, और 13 को 13 से जब विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, यानी हमें कितना, 156 का जो गुणनखंड मिला, 156 का जो गुणनखंड मिला है वो कितना मिला है, वो हमें मिला है 2 गुणे 2 और फिर गुणे 3 गुणे 13। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 13 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे अभाज्य संख्या, यानी यह हो जाएगा हमारा आंसर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं अब इसको 2 की घात 2 गुणे 13, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 3825 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, 3825। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3825। तो इसके इकाई का अंक अगर हम देखें तो 5 है, यानी ये 5 से विभाजित हो सकता है। ना तो इसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ये सब नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अंकों का अगर हम योग देख लें तो ये 3 से विभाजित तो हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में 5 होने की वजह से तो सुविधा के लिए सीधे 5 से विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 से जब विभाजित किया जाएगा इसको, ठीक है, अगर हम 3825 को 5 से विभाजित करते हैं, क्या करते हैं हम, अगर 3825 को 5 से विभाजित करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 38। 38 को हम अगर 5 से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये जाएगा 7 बार, यानी 5 से 35 होता है। 38 में से 35 हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 3 और 2 को नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 32। अब 32 में जब हम 5 से भाग देना चाहेंगे तो ये जाएगा 6 बार, 5 6 30 होता है। 32 में से हम 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 और 5 को नीचे उतारेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा 25। 25 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक,
यानी 3825 को अगर 5 से हम विभाजित करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 765। अब फिर से इसका इकाई अंक 5 है, यानी ये दोबारा 5 से विभाजित होगा। तो 5 से जब ये दोबारा विभाजित होगा तो इसमें हमने 5 से भाग दिया, ये अब एक बार जाएगा, 5 एकम में 5 हो गया। 7 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 2। 6 को नीचे उतारेंगे, 26 बनाइए, फिर से ये कितने बार जाएगा, 5 बार गया। अब इसके बाद जब ये 5 बार जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1, और 1 जब बचेगा तो हम 1 को 5 के साथ लिखेंगे 15, तो ये जाएगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 153। अब क्योंकि इसके इकाई का जो अंक है आखिरी में हमें 5 नहीं है तो इसको हम 5 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, ना ही 0, 2, 4, 6, 8 है, ना ही ये इसका मतलब 2 से विभाजित होगा। अब इसके बाद अंकों का अगर योग देखिए तो 5 और 1 6, 6 3 9, यानी ये 3 से विभाजित हो सकता है। तो इसलिए इसको जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 एकम में 3, आ गया कितना, 51। अब 51 को हम फिर से 3 से विभाजित कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, और 17 अब एक अभाज्य संख्या तो ये केवल 17 से विभाजित होगी, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से 3825 यानी 3825 का जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार है कि 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो अब ये हो गया हमारा गुणनखंड। इसको जब हम अभाज्य रूप में लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, 5 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, तो 5 की घात 2, फिर गुणा करेंगे 3 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, 3 की घात 2, और फिर गुणा करेंगे 17 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार। यानी हमारी जो ये अभाज्य गुणनखंड इस संख्या का मिलेगा वो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 17 की घात 1। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, लिख लीजिए इसे बच्चों, तो फिर हम आगे देखते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में हमें क्या करना है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो 5005 का गुणनखंड हम करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। हल में हमें क्या करना है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 5005 ये हो जाएगा 5005। ठीक है, तो 5005 क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, 5 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, 5 से हम इसको विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम में 5, 0 में भाग नहीं जाएगा, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर 5 एकम में 5, कितना मिल गया हमें, 1001 मिल जाएगा। अब इसके बाद जब 1001 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड अब कितने से कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 एकम में 7 हो गया ये। ठीक, 10 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ये 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 चो 28 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, 1 के साथ रखेंगे आ जाएगा 21, और 7 से अगर 21 को हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, यानी 7 से 1001 में भाग देने पे हमें कितना मिल गया, 143 मिल गया। ठीक है, अब 143 को हमने डिवाइड करना है तो ये कितने से डिवाइड हो सकता है, फिर से हम इसको अब डिवाइड कर लेंगे 11 से। तो 14 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, 11 एकम में 11, 14 में से 11 कर दिया जाएगा माइनस, आ जाएगा 3, और 33 बनाइए तो 11 3 33 हो जाएगा, आ गया 13। 13 को फिर से हम डिवाइड करेंगे, अब ये अभाज्य संख्या तो ये केवल 13 से ही विभाजित होगी, आ जाएगा यहाँ पे भागफल 1। यानी हमें जो गुणनखंड मिला कितने का, 5005 का, वो कुछ इस प्रकार है। 5 कितनी बार दिख रहा है यहाँ पे, एक बार, फिर गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा ये 5 की घात 1
गुणे 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। ठीक, यानी हमारा जो अभाज्य गुणनखंड इसका हुआ, अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ये 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अपना अगला क्वेश्चन, पांचवा पॉइंट है हमारा। पांचवें पॉइंट में हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है 7,429। ठीक है, 7,000 कितना 429। तो 7,429 को हम हल करते हैं। तो 7,429 को जब हम हल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखते हैं गुणनखंड करके। 7,429, ठीक है, 7,429। तो ये कितने से डिवाइड हो सकता है? ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से नहीं हो, सॉरी ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, सीधे ये डिवाइड होगा 17 से। कितने से? 17 से। 17 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 17 से ये 4 बार में डिवाइड होगा, यानी 17 64 होता है, आ जाएगा यहाँ पे 4। 74 में से अगर हम 68 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, ये बन जाएगा 62। अब ये जाएगा 17 से कितने 3 बार। अगर हम 62 में से माइनस करें 51 तो आ जाएगा 11। 11 के साथ में हम 9 लिखेंगे तो हो जाएगा 119, और 17 के पहाड़े में 119 आता है 7 बार में। यानी 17 से अगर हम 7,429 को विभाजित करते हैं तो हमें जो भागफल मिलेगा वो हो जाएगा 437। कितना? 437। अब इस 437 को हम डिवाइड करेंगे 19 से। कितने से डिवाइड होगा ये? 19 से होगा। तो 19 से ये डिवाइड होगा 2 बार, 19 दूना होता है 38। 43 में से अगर हम 38 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 5। 5 के साथ में हम 7 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 57। 57 को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। 19 या 57 आ जाएगा 23। अब 23 केवल विभाजित होगा तो 23 से, यानी जो भागफल हमें मिला कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से 7,429 का जो गुणनखंड हमें मिलेगा, 7,429 का जो गुणनखंड यहाँ पे हमें मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार है। कितना है ये? 17 गुणे 19 गुणे 23, और इसको जब हम अभाज्य रूप में लिखेंगे तो 17 की घात 1 गुणे 19 की घात 1 गुणे 23 की घात 1। ठीक, और इसलिए हमारा जो अभाज्य गुणनखंड होगा 7,429 का अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएगा 17 की घात 1 गुणे 19 की घात 1 गुणे 23 की घात 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। पहले प्रश्न के 5 भाग थे, पांचों को हमने एक करके देख लिया। सबसे पहले हमने 140 को देखा, इसका गुणनखंड किया गया, फिर 156 का किया गया, फिर 3,825 का किया गया है, इसके बाद 5,005 का किया गया है, और फिर इसके बाद 7,429 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। उम्मीद है आप सभी को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी, और किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर अब 2 की बारी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप सभी का भरपूर प्यार इस वीडियो से मिले।
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद बच्चों।